नमस्कार दोस्तों। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL है ना, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें दोस्तों जिनके पास गेट का स्कोर कार्ड है, मैं पहले ही बता दूं क्योंकि मैं किसी का यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ये आप सबको पता है। गेट का स्कोर कार्ड वो भी कब कब का है, उन्हीं के लिए वैकेंसी है, क्योंकि ये वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की, जिन्हें हम ET कहते हैं। ठीक है। और इसमें सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होना है। और कौन कौन से गेट स्कोर कार्ड वैलिड है वो समझ लीजिए पहले तो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपके पास 2020 का गेट स्कोर कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हो, 2021 का तो अप्लाई कर सकते हो, 2022 का तो अप्लाई कर सकते हो। अब सर पूछेंगे सर मेरे पास 2019 का है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बात मैं पहले से क्लियर कर दूं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जैसा कि आपको पता है कि डिस्कशन विद मनोज में मैं हमेशा तुरंत ही ये वीडियो बनाता हूँ जब भी नोटिफिकेशन आते हैं। ठीक है। और इनकी वेबसाइट्स में हमेशा चेक करता रहता हूँ, है ना, तो ये काम मैं आपके लिए हमेशा करता हूँ। और ये भी बता दूं कि इसमें आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा जब आप वहाँ पर जाएंगे, और आपको एक बॉन्ड भी भरना पड़ेगा जो 3 साल के लिए होगा मैक्सिमम, है ना, जिसमें 6 लाख और 78,000 रुपये कुछ आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी ट्रेनिंग होगी, 1 साल की ट्रेनिंग है ना। 1 साल की ट्रेनिंग जब खत्म कर लेंगे तो 1 साल प्रोबेशन पे रखा जाएगा, और जब तक आप इसमें रहेंगे तो आपको 56,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा 1 साल तक। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान। फिर उसके बाद आपको साइंटिफिक ऑफिसर C में रख दिया जाएगा, ये आपकी पोस्ट रहेगी यहाँ पे। और बाकी सारे जो भत्ते रहते हैं वो तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। यही बता दूँ साथ में कि आपको जो है फीस जो है जनरल कैटेगरी वालों को, सुन लीजिए ध्यान से, ये सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। 500 रुपये की फ़ीस जमा करनी है। किस किस को जमा करनी है वो सुनेंगे ध्यान से। एक है जनरल कैटेगरी, मैं पहले ही बताता हूँ कि देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना है होगा मुझे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, है ना। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आपको पता है जनरल वाले ही होते हैं, बस इनका जो सालाना आय है पूरे परिवार का, मतलब ऐसा जनरल का परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है, उसे हम EWS कहते हैं। तो चाहे वो जनरल का हो चाहे EWS का हो, लड़का है अगर, तो 500 रुपये फीस देनी है। और कोई है सर? और भी है। एक है OBC, इनके भी जितने भी मेल हैं उनको सबको 500 देनी। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मेल कैटेगरी चाहे वो जनरल की हो, EWS की हो या OBC की हो, सबको 500 रुपये देने हैं। ठीक है। इसके अलावा अब जो बच गए, जैसे कि SC है, ST है ना, और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं वो, और मान लो कोई एक्स सर्विसमैन है ना, या इन्हीं का कोई इंप्लॉई है, NPCIL में पहले से काम कर रहा है और इस पोस्ट के लिए भरना चाहता है, इन लोगों को कोई भी फीस नहीं है। और NPCIL के लिए तो भैया एज लिमिट भी नहीं है, इनके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि सर ये किस किस में खाली है, हमें वो भी बता दीजिए, है ना, कि कहाँ कहाँ पर मतलब किस किस डिपार्टमेंट से, किस डिसिप्लिन में ये सारी पोस्ट खाली है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है। मैं जल्दी से इस वीडियो को खत्म करूंगा, चिंता मत करिए, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ के पूरी अंडरलाइन की हैं आपके लिए। तो स्टाइपेंड वगैरह मैंने आपको बता दिया, है ना। गेट का स्कोर कार्ड मैंने आपको बता दिया कहाँ का लगेगा, और ये सिलेक्शन सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे होगा, इसमें आपके गेट के स्कोर कार्ड का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सर गेट के स्कोर कार्ड का रोल कहाँ आएगा? जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, अभी ये भी बताऊंगा कि पर्सनल इंटरव्यू में कितने % लेकर के आने की आप क्वालिफाई कहलाएंगे, है ना। इसको क्वालिफाइंग करना होगा आपको, क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। फिर मेरिट लिस्ट भी बनती है, मेरिट लिस्ट में भी क्या होता है, कभी कभी इंटरव्यू में दोनों के नंबर सेम हो जाते हैं। तो जब भी दो लोगों के नंबर सेम होंगे तो याद रखिए गेट का स्कोर कार्ड यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो दो लोगों ने सेम नंबर लिया इंटरव्यू में, अब मेरिट लिस्ट तो बनानी एक ही को रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे ये लोग कि गेट स्कोर कार्ड को देख लेंगे, है ना। अब जिसके गेट स्कोर में ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी। अब मान लो ऐसा हो जाए कि इंटरव्यू में भी दोनों के सेम आए, गेट स्कोर कार्ड भी दोनों के सेम मिल गए, तो अब ये दिक्कत हो गई। तो अब आता है एज। ठीक है। तो इस तरह से ये किसी को चुनते हैं। तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरे नंबर इतने थे और आपको ऐसा कोई बंदा मिल जाए, यार मेरे ही नंबर तो उतने में थे लेकिन मेरा तो हो गया तो तेरा क्यों नहीं हुआ। समझ जाइए कि इस बंदे की कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा होंगी, या तो गेट का स्कोर कार्ड ज़्यादा होगा, या तो एज आपसे ज़्यादा हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, इस वजह से सेलेक्ट हो गया। तो इसलिए कभी बरगलाइए मत और ये झूठ मत फैलाइए, है ना। कई सारे कमेंट्स में देखता हूँ आते हैं, मैं उनको जवाब भी देता हूँ। रिव्यूज़ कई लोग बोलते हैं सर ये जो वैकेंसी है, वो जो वैकेंसी कहीं खुली है, खुली कोई फेक है। ये देखिए, आपको अगर लगता है कहीं कुछ भी फेक है ना, माय गवर्नमेंट, माय GOV आप सबको पता है ना, ये मोदी जी की साइट है। आपको इतना नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ, ट्विटर, ट्विटर एक ऐसी चीज़ जानते हैं कि क्यों फेमस है, क्योंकि सारे बड़े राजनेता इसमें है और मीडिया इस पे है, इसमें सब कुछ देख रहे होते हैं। ठीक है। तो जब आप ट्विटर पे कोई भी शिकायत करना चाहते हो ना, हैशटैग करो। जैसे मान लो दिल्ली में आपको कोई भी शिकायत है तो आप हैशटैग मनीष सिसोदिया,
आपने लिख दिया, ठीक है, या आपने हैशटैग करके सीएम अरविंद केजरीवाल लिख दिया। आपको पता है आपकी ये रिटर्न शिकायतें क्या है ना कि देखिए कमेंट बॉक्स में आप किसी को भी यूं ही तो बरगला लेते हो, है ना, कि भाई ये फेक है वो फेक है, आप बहुत सारी बातें कर देते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, पब्लिक भी परेशान होती है, जो बेचारे भर चुके होते भी परेशान होते हैं। मैं कहता हूं अगर आपको लगता है कि कुछ भी गलत है तो आप आगे बढ़ो ना, कमेंट में क्यों कर रहे हो उसको? कमेंट में करने से क्या मिलेगा किसी को? बस एक बच्चा और पढ़ लेगा तो इसकी थोड़ी ना मानता, वो भी तो लगेगा कि भाई तो झूठ बोल सकता है क्या। आप प्रमाण लेकर के बोलो, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको डांट नहीं रहा हूँ, आप चिंता मत करो, आप लिखो। लेकिन आप ऐसा कुछ स्नैपशॉट ऐसा कुछ करके डालो, स्क्रीनशॉट डालो, कुछ ऐसा डालो जिससे प्रूफ मिले, तो आपकी लिखी हुई बात है उस पर कोई कैसे भरोसा करेगा, ठीक है। मेरी बातों पर भरोसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि मेरे पास सामने पीडीएफ है और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है और मैं ये दिखाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये रहा, है ना, यहाँ पर देखना ध्यान से, ये देखो, ये एक सेकेंड है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो मेरे पास जो साइट है वो बहुत ओरिजिनल, और यहाँ ऊपर की तरफ देखना सर्च बार में npcil.nic.in, और जिसमें ये लॉक लगा रहता है ना वो हमेशा सिक्योर्ड होती है, ठीक है। वो जिस पे लॉक ये ऐसे ताला बंद होता है, तो ये वो पन्ना है जिसकी लिंक मैं आपको दूंगा। तो ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है, और देखिए जरा, देखिए देखिए फेक कुछ नहीं है, ये रहा नीचे दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है, लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट थ्रू ऑनलाइन एनपीसीएल पोर्टल। अब यहाँ आओ और यहाँ जरा देखो, 11 अप्रैल, और आज कितनी है, 12 अप्रैल, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 13 अप्रैल, ठीक है। ये इन्होंने उस डेट को ये निकाल दिया, ठीक है। तो मैं क्योंकि इनकी मैं हर वेबसाइट चेक करता रहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है तरह तरह की वैकेंसी है। इसकी लास्ट डेट है 28 अप्रैल, और ये वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ ना, गेट स्कोर का, ये देखो लिखा है यहाँ पर, ये देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देखो 2020 21 22, समझ गए आप सभी के सभी। तो मैं जो बात बोलता हूँ ना उसका प्रूफ होता है, और तभी मैं उसका वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको भी प्रूफ लाना है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं कोई प्रूफ है देना है तो उसे उस तरह से काम करिए, ठीक है दोस्तों। ये है ना, मैं किसी को भी नहीं डांटा, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैंने बहुत जेन्युइन बात बोली है, किसी को उम्मीद करता हूँ कि इसमें बुरा नहीं लगा होगा, है ना। कि अगर आपको कोई भी शिकायत है तो यही कंपनी जहां भी है, जैसे मुंबई है, आप मुंबई की सरकार को हैशटैग करके ट्विटर पे लिखो, ठीक है, ट्विटर पे लिखो और कहीं मत लिखो, है ना। क्योंकि ऐसे हल्ला करने से तो कुछ नहीं होगा ना, क्या पता वाकई वो लोग गलत कर रहे हो, वाकई वो लोग पैसे छीन करके रख रहे हो, है ना। हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, ठीक है। तो मैं तो आपके साथ हूँ भैया, कोई भी गलत चीज़ है तो मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा कोई भी बेचारा भाई या बहन वहां जाके फंसे, है ना, अपनी फीस जमा करे और सब कुछ करे। मैं दोस्तों बिल्कुल आपकी तरफ हूँ, लेकिन विद प्रूफ, ठीक, विद प्रूफ। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको मैंने बहुत सारी जानकारी हालांकि दे दी है इसमें, है ना। ये जो, अच्छा एक चीज़ याद रखिए सर, आप आज क्यों ये वीडियो बना रहे हो? अगर 11 अप्रैल को आया तो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इसका ऑनलाइन फॉर्म आज ही से खुलने वाला है, ठीक है, आज ही से। और ये भी बता दूं कि सुबह 10 बजे से खुल जाएगा, है ना। जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक ये 10 बज चुके होंगे, सुबह 10 बजे। और 13 अप्रैल से ये आप भर पाएंगे, 11 अप्रैल को तो सिर्फ नोटिफिकेशन आया था, है ना। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि जो है वो आज से ही शुरू होती है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आज ही बनाया ताकि आज ही मिले और आज ही आप काम कर दो। क्योंकि मैं कल बना देता तो पड़ा रह जाता, आप ध्यान नहीं देते। तो अगर आपके पास गेट क्वालिफाइड हो आप, मैंने बता दिया गेट क्वालिफाई इसमें चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी स्ट्रीम चाहिए अभी वो बताऊंगा कि केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब पे बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए साहब, और यहाँ पर देखो जरा लिखा भी है, तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज जो है 28 अप्रैल, ये ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और याद रखिए, वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, इसमें क्या है दोस्तों, पेमेंट जो होनी है ना, ऑनलाइन पेमेंट होनी है, लेकिन जब पेमेंट हो जाती है, पैसे कट जाते हैं, तो आपके इस फॉर्म में, है ना, आपके इस फॉर्म में उसका जो अपडेट है ना वो 3 दिन में आएगा, 3 डेज में। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एक दिन की पेमेंट वाली बात नहीं है। इन्होंने साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में लिख के रखा कि जब आप पेमेंट कर देंगे, मतलब इन्होंने कोई लिंक दी है, एसबीआई की कोई लिंक दी है, वहां से जाकर के आपको पेमेंट करना है। तो जब भी ऐसी कोई पेमेंट होती है ना ऐसी वाली, तो इसमें 3 दिन लगते हैं, और ये इन्होंने लिखा है। तो इसका मतलब ये कि कभी भी लास्ट डेट के चक्कर में इसमें मत रहना। अगर आपके पास गेट है और क्वालिफाइड हो, अच्छे परसेंटेज है ना, तो भैया ऐसा है कि आज ही से भरो, क्योंकि 3 दिन वाला मामला है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे देखो, घबराना नहीं, पहले बोल रहा हूँ, क्या होगा कि पेमेंट कटे नहीं कटे, तो जब पेमेंट पूरा हो जाएगा ना 3 दिन बाद, जब, है ना, 3 दिन के अंदर में जब पेमेंट, तो अपना स्टेटस आप चेक कर सकते हो, वापस लॉगिन करना, आपको तो पता है लॉगिन करने वाली बात, है ना। वापस से इनकी साइट पे जाना, लॉगिन करना, लॉगिन करोगे तो स्टेटस दिख जाएगा कि कंप्लीटली सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि देखो पहले तो फॉर्म भर देना है, उसके बाद लास्ट में पेमेंट होती है। अब पेमेंट 3 दिन ले लेगा स्टेटस अपडेट करने में, तो आपको रेगुलर चेक करते रहना है ना। वहाँ पे लिखा आ जाएगा कन्फर्म्ड और नॉन कन्फर्म्ड, यानी सक्सेसफुली सबमिटेड और नॉट सबमिटेड, ठीक है। तो 3 दिन लगेंगे, ये ध्यान रखना, पहले से परेशान मत होना सर पैसे कट गए, कुछ भी फॉर्म नहीं भरा है, क्या करना है, ठीक है, उसकी चिंता मत करो आप, ये मैंने आपको पहले बता दिया।
चलिए ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 3 दिन वाला मामला है तो पहले से अप्लाई कर देना है, ये ज़रूरी है। चलिए भैया, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं आपको दिख रही होगी? मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल डिसिप्लिन है ना। गेट के स्कोर कार्ड पे ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, बात है कि इंटरव्यू के लिए सर बुलाया कैसे जाएगा, और ये डेट और टाइम और वेन्यू कहाँ होंगे, तो सब बताऊंगा अभी, आप चिंता मत करो, ठीक है। इंटरव्यू के बुलाने के लिए ये है गेट के स्कोर कार्ड, यानी कि ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए गेट के स्कोर कार्ड के ऊपर, कि गेट का स्कोर कार्ड कैसा है उसके हिसाब से आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसकी इन्फॉर्मेशन ये आपको कि भाई आपको बुलाया जा रहा है, आप शॉर्टलिस्ट हो गए इंटरव्यू के लिए, कि मेल या फिर मोबाइल नंबर पर एसएमएस करेंगे, तो भैया मेल और एसएमएस बिल्कुल सही डालना, अलाइव डालना, ठीक है, कोशिश यही करना। और ये रहा, बाकी तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब ये रही वैकेंसी, टोटल वैकेंसी आपको दिख रही होगी 225 है, ये टोटल है। अब अगर आप इसमें मैकेनिकल वाइज देखोगे तो देखो यहाँ पर ब्रांच वाइज मैंने बताया है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज कि भाई जनरल के लिए टोटल, जनरल के लिए टोटल पूरे में से कितनी है, तो करंट वैकेंसी जनरल के लिए 88 है ना। बैकलॉग मतलब पुरानी कुछ वैकेंसी जो नहीं भरी गई होंगी तो उनको यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, एज लिमिट थोड़ा सा मैं बता दूं पहले तो, एक चीज़ याद रखिए यहाँ पर कि जो जनरल और ईडब्ल्यूएस है, यानी दोनों ही जनरल है, इनके लिए 26 साल की मैक्सिमम एज है, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर आप ओबीसी की देखोगे, नॉन क्रीमी लेयर की, तो इसकी 29 साल रखी गई है, ठीक। अगर आप वहीं पर एससी और एसटी की देखोगे तो इनकी 31 साल रखी गई है, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए अब जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं ना, जो अपंग व्यक्ति है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अब ये हर डिपार्टमेंट में हर जगह हो सकता है भाई, ये तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले भी हो सकते हैं ना। तो अगर कोई जनरल वाला बंदा अपंग है तो उसके लिए जो एज की छूट है वो कितने साल तक भर सकता है? 36 साल का अगर है तो वो भर सकता है, ठीक है। अब अगर मान लो ओबीसी वाला है ना, और अपंग है, तो उसके लिए एज लिमिट 39 है। और अगर कोई एससी एसटी वाला है और अपंग है तो उसके लिए एज लिमिट 41 है। समझ गए होगे आप, ठीक है। तो एज लिमिट आपको ध्यान रखनी है, अपनी एज लिमिट यहाँ से देख लेंगे, है ना। ये मैंने हल्की सी एक जानकारी और दे दी आपको, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। और यहाँ पर बस ये देख लीजिए पोस्ट वाइज कितना है, ज़्यादा आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 28 इनकी, ईडब्ल्यूएस की 21 है, एससी की 33 है, एसटी की 17, और ये इनकी इतनी, ठीक है। तो इस तरह से करंट वैकेंसी इतनी, 7 वैकेंसी पुरानी, तो टोटल मिला करके हो गई इतनी, ठीक है। अब अगर आप डिसिप्लिन वाइज देखोगे तो मैकेनिकल की जो टोटल पोस्ट है मैकेनिकल की वो 87 है, केमिकल की जो है वो 49 है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की 31 है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो 13 है, और इंस्ट्रूमेंटेशन की 12 है, और सिविल की आपके 33 है। टोटल अगेन वही हो जाती है, ठीक है। और बाकी फिर ये ऐसे देखना है कि इसमें भी कितनी कितनी है, तो पीडीएफ में शेयर कर ही दूंगा आपसे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिए कि ये है भैया कि जो 10 सीटें हैं, है ना, 225 में से 10 सीटें जो है उसमें से 2 केमिकल, 2 सिविल, 2 इलेक्ट्रिकल और 4 मैकेनिकल, ठीक है। ध्यान सुनना, ये 10 सीटें, इनको अगर इनमें कोई सिलेक्ट हुआ तो इनमें से ये इन लोगों को जो है इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी में रखा जाएगा, ठीक है। इनकी पोस्टिंग यहाँ पर होगी, है ना। तो कहाँ से? 2 केमिकल से लेंगे, 2 सिविल से लेंगे, 2 इलेक्ट्रिकल से लेंगे, और 4 मैकेनिकल से लेंगे, ठीक है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो भाई अपंग लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये देखिए यहाँ है आपका काम, ठीक है। ये देखिए सीधे बताइए वैकेंसीज की बात, कि अगर कोई भी ब्लाइंड है या लो विजन है, जिसकी मतलब आंखें कम होती हैं, तो अगर ब्लाइंड है या लो विजन है तो उसके लिए 3 पोस्ट है। अगर कोई सुन नहीं सकता और ये बोल नहीं सकता और सुनने में दिक्कत है तो उसके लिए 2 पोस्ट है। अगर किसी का एक हाथ एक पैर, है ना, सेरेब्रल पेल्सी या लेप्रोसी क्योर्ड, या छोटापन, बौनापन, एसिड अटैक विक्टिम है तो 2 पोस्ट है ना। और ये दिमाग की बीमारी से जुड़ी हुई बातें, मेंटल वाली, इनके लिए 2 पोस्ट है, उसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी भी इंक्लूड है, और टोटल इस तरह से तो फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो है 9 पोस्ट हो जाती है, ठीक है। और इनके लिए कोई फीस तो है नहीं, आपको पता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, देखिए मैंने ये हर एग्जाम में बताया है, कोई भी देखो जनरल को छोड़ दो, अब इसके बाद अब आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस ये एक अलग कैटेगरी है, ऐसा जनरल का परिवार जिसकी सालाना 8 लाख रुपये से कम होती है। तो आप जनरल वाले हो तो आपको अलग क्यों किया, मतलब ये कैटेगरी है, तो जब भी आपको कैटेगरी का फायदा उठाना है तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा ना कि इस कैटेगरी में आते हो, मतलब आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप चाहे पर्सन विद डिसेबिलिटी, अब पर्सन विद डिसेबिलिटी में भी ये कहा गया कि भाई अपंग होने का मतलब नहीं है, कम से कम 40% अपंग होना चाहिए, कम से कम, मतलब समझ लो कि अगर 29% भी कोई अपंग है तो उसको हम नहीं लेंगे, वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकता अपंगता का।
अपंगता के रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए कम से कम उसको 40% अपंग होना पड़ेगा, और इसके ऊपर कितना भी हो सकता है। समझ गए, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और इस बात का सर्टिफिकेट लगता है जो कि सर्टिफाइड अथॉरिटी देती है, तो वो सर्टिफिकेट मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस हो। अब जो इकोनॉमिकली वीकर हो ना, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आता है भैया। ठीक है, और ये सब के सब दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पर होंगे, पहले बता रहा हूँ। इसमें जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। अब आप ये मत बोलिएगा सर मेरे पास स्टेट का है कि ये, इनका कहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फिर बात खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर नहीं है तो उसके लिए अप्लाई करके रखिए। देखिए ये मैक्सिमम आजकल हो गया है, ये मेरे पास सारे स्टेट का, देखो स्टेट का ना स्टेट तक चल जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर आपको उस हिसाब से काम करना है ना। मैं इसमें आपको कुछ कह नहीं सकता कि स्टेट का मान्य होगा कि नहीं होगा, लेकिन मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर रखना है ना तो आप इनके रखो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और बनवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है, जब वो बनवाया तो ये बनवा लो, है ना। बेफालतू क्यों हम कंफ्यूज रहते हैं जबरन चीज़ों में। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया कि 13 अप्रैल से आप भरना शुरू कर सकते हैं सुबह 10 बजे से, और 28 अप्रैल तक भर सकते हैं, 3 दिन का मैंने बताया पेमेंट। अब ये देखो पेमेंट इनने बोला है कि इसी बीच में हो जाना चाहिए 500 रुपये की। ठीक है, और यहाँ पे वही सब लिखा है कि ओनली टू मेल, देखो लिखा हुआ है ना, बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि इनके लिए तो कोई फीस ही नहीं है भैया, SC ST के लिए, है ना। और डिफेंस पर्सनल जो ख़त्म हो गए हैं उनकी डिपेंडेंट्स, मान लो कोई आर्मी का बंदा अगर उसकी वो शहीद हो गया तो उसका लड़का या लड़की कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं है ना। और NPCIL के एम्प्लॉयज़ के लिए तो है ही नहीं भैया। चलिए अब एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कितना क्या चाहिए। तो भाई बनी बात है BE BTech तो होना चाहिए इंजीनियरिंग में, है ना। यहाँ पे 5 साल का कुछ लोग इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं MTech के साथ, है ना। 5 साल का रहता है कि भाई हमने इंजीनियरिंग भी कर ली और MTech भी कर लिया, तो कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ऐसे 5 साल का ऑफर देती हैं, तो ये उनके लिए अलग है। आपके पास BE है BTech है, या तो आपके पास BE होगा या तो BTech होगा, या तो BSc किसी ने इंजीनियरिंग से की होगी, या तो कोई 5 साल का पूरा MTech का लेके बैठा है। तो कहने का मतलब आप ये करो ये करो ये करो ये करो, कुछ भी करो। ठीक है, आपके पास होना चाहिए 60% आपकी डिग्री, ये इससे मतलब है। ठीक है, और डिग्री आपकी सर्टिफाइड होनी चाहिए। चलिए, और ये तो गेट स्कोर कार्ड हर जगह लिखा, उन्होंने बहुत बार लिखा, आप सुन के हैरान हो जाओगे। अब मैं एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि इंजीनियरिंग की डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर मैंने प्रोडक्शन से किया तो क्या मैं भर सकता हूँ मेरी इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से? बिल्कुल भर सकते हो आप। इसलिए उन्होंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जहाँ जहाँ लिखी है, तो मान लो आपने मैकेनिकल से करी तो आप भर ही रहे। अगर आपने प्रोडक्शन से भी करा हुआ है पूरी इंजीनियरिंग की प्रोडक्शन से 4 साल की, तो भी आप भर सकते हो। मान लो केमिकल है तो सिर्फ केमिकल वाला ही भर सकता है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी। ठीक है, मतलब इस पोस्ट का फायदा ये लोग भी उठा सकते हैं, EE वाले भी, और सिर्फ इलेक्ट्रिकल जिन्होंने किए वो तो उठा ही सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो आ ही जाएंगे, है ना। इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, ये भी भर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन तो है ही है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है हैशटैग लगा हुआ है, तो हैशटैग का मतलब क्या है कि इस पोस्ट के लिए ये जो लिखे हैं ये तो अप्लाई कर सकते हैं, इनके अलावा कौन अप्लाई कर सकता है? इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो EE वाले भी, यानी यहाँ पर आप लिखो +E इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस इनको वैलिड स्कोर कार्ड दिखाना पड़ेगा अपनी ही फील्ड में। ठीक है, और सिविल के लिए भी है, तो सिविल के लिए तो सिविल में ही चाहिए भैया, और कोई उसमें उपाय नहीं है। ठीक है, अब कैंडिडेट्स, अब जिन्होंने 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है ना, लीडिंग टू MTech, उनको भी 60%, ये तो हमने ऊपर बात कर ही ली थी। ठीक है, अच्छा, और ओनली द अबव मेंशन्ड, अब जितनी ऊपर लिखी है देखिए, अब इसके अलावा आपकी कोई भी इंजीनियरिंग है जो हमारे चार्ट में आ रही है ना, इसके अलावा कोई भी इंजीनियरिंग है तो उसे नहीं मान्य किया जाएगा। जो ऊपर लिखी गई हैं सिर्फ वही मान्य होंगी, है ना। जिन्होंने कह दिया ना कि भाई इंस्ट्रूमेंटेशन में हम ये वाली इंजीनियरिंग, ये वाली इंजीनियरिंग, ये वाली, अब इसके अलावा कुछ और लिखा नहीं, जो बचे थे उनको यहाँ पे हैशटैग से लिख दिया। तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये सब, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, भाई यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन ये लिखा ना, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वही है यहाँ पे लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, तो जो इतने में लिखा है बस वही इंजीनियरिंग है तो ही अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा कोई और किया है तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले अगर मुझसे पूछे कि सर हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं साहब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जो फाइनल ईयर वाले हैं मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपको इतना करना है दोस्तों कि अगर आप फाइनल ईयर में हो या अपीयर हो, ठीक है, या आप फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आप पास हो गए लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो आपको ये होगा कि आप भर तो पाओगे,
है ना, और आप सिलेक्ट भी हो गए, मान लो भाई गेट तो आपने दिया ही होगा, ठीक है, और अगर आपने सिलेक्ट हो गया, ठीक, तो क्या है कि आपको 30 नवंबर 2022 ये जो आएगा अभी, उससे पहले पहले अपने जो क्या कहना चाहिए, सबमिट करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट, है ना, इन जिसमें इंडिकेट किया जाएगा कंप्लीशन ऑफ डिग्री एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, है ना, और अगेन वो 60 से नीचे नहीं होनी चाहिए, सिलेक्ट हो जाओ तो भी 60 से नीचे नहीं होना चाहिए, और नहीं भी सिलेक्ट हो और पहले भी भर रहे हो, अगर जिनका हो चुका है वो भर रहे हैं तो भी 60% है, जिनका होना है वो भी 60% है, ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद आपको 30 नवंबर तक अपनी डिग्री दे देनी है, वहां पर पहुंचा देना है। चलिए भाई आप समझ गए। और ये दोस्तों एज लिमिट है जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि इनके लिए इतनी 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 इतनी, और ये फिर हैंडीकैप लोग आ जाएंगे वहाँ पर, तो उनके लिए इतनी है। और यहाँ पर अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो जाए तो ये देखिए यहाँ पर एज लिखा है, आप ना हमेशा इससे मैच किया करो। मैं बताता हूँ, जैसे मान लो बॉर्न ऑन और आफ्टर, या तो इस दिन बॉर्न हुए हो या तो इसके बाद बॉर्न हुए हो, ठीक है, आप समझ गए मेरी बात, या तो इस दिन या तो इसके बाद। अब सपोज करो कोई पैदा हुआ 27 अप्रैल 1996, अब वो अपने आप को सोच रहा है सर मैं 26 का ही हूँ क्या, नहीं, बात ही खत्म हो गई। डेट से मैच करना है, इससे मतलब ही नहीं, क्योंकि कई लोग तो ऐसा दिखा देते हैं भाई कि एक दिन है सर मेरा तो 6 घंटे का फर्क आ रहा है, सर नहीं नहीं 6 घंटे मतलब नहीं है हमको। आपके 28/4 के हो तो घंटे वंटे कुछ नहीं होते, आप अंदर हो। क्या आप 27 के हो तो आप बाहर हो, ठीक है। एक ये जितनी डेट लिखी है ना, इनमें अगर पैदा हुए हैं तो आप सब अंदर है, अगर इनके पहले पैदा होंगे तो आप अंदर नहीं है, ठीक है। हाँ याद रखिए, भले फिर 12 बजे आप पैदा हुए हो चलो ठीक है साहब। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 31 साल की एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। और मान लीजिए कि ऐसा कभी कभी होता है कि एक ही बंदा ऐसी कैटेगरी से होता है कि मान लो वो एक्स सर्विसमैन भी है और वही एससी का भी है, तो उसको दोनों का फायदा मिलता है, दोनों में एज रिलैक्सेशन, तो इतना एज रिलैक्सेशन हो जाता है साहब 56 का, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के लिए कोई एज लिमिट नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था, है ना। 1 ईयर का जो है आपका ट्रेनिंग होना है, ये भी मैंने बता दिया आपको। अच्छा मान लो कि अ कैंडिडेट ऑफ दिस स्ट्रीम, अब जो लोग इस स्ट्रीम के कैंडिडेट हैं, यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्ट्रीम के जो कैंडिडेट हैं, उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर ऑफ एनपीसीआई साइट्स पर, ठीक है, ये बताया गया है बस कि कहाँ हुई। और जिन्होंने लाइट वाटर रिएक्टर स्ट्रीम से, आप परेशान मत हो, कुछ लोग इस स्ट्रीम से रहते हैं, ठीक है, तो इनकी इसलिए बता देता है, हैवी वाटर रिएक्टर वाले हर साइट पर जाएंगे, और जो लाइट वाटर रिएक्टर वाले हैं इनको सिर्फ कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में भेजेंगे, है ना, नागरकोइल तमिलनाडु में। चलिए भैया, और फॉर मैकेनिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन, ट्रेनिंग विल बी आइदर इन, इनके लिए जो ट्रेनिंग है वो या तो होगी इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में स्ट्रीम, या फिर इनकी लाइट वाटर रिएक्टर स्ट्रीम में होगी, ठीक है। तो मतलब सिर्फ कैंडिडेट ऑफ यही जो 5 स्ट्रीम है ना, इनको इंडिकेट करना पड़ता है कि ये किस पर जो है किस रिएक्टर स्ट्रीम में ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे ना तो आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है। किसको ऑप्शन आएगा, जो अगर आपने मैकेनिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं तो आपको ऑप्शन आएगा कि आप किस में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में या लाइट वाटर रिएक्टर में। तो आपको जो चुनना है वो चुन लेना, उसके हिसाब से आपको जानना। तो इन्हीं 5 को मिलता है। सिविल को ऐसा कुछ भी नहीं चुनना पड़ता है अपने, कोई भी रिएक्टर स्ट्रीम उसको नहीं चुननी, क्योंकि तो सिविल वाला है। चलिए भैया, और अब प्लेसमेंट देखिए, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग अ सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग सर्विस इन द एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में बी पोस्टेड एट एनी, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आपको कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और कुछ नहीं, हुई जो मैंने आपको बताया ना वही सब कुछ लिखा है। और ये बात भी आपने पढ़ ली कि 225 में से 10 को जो है इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी में रखा जाएगा, तो इसको भी छोड़ दो, ठीक है। स्टाइपेंड मैंने बता दिया था 55,000 रुपये, 18,000 रुपये साल का है, इसके बारे में अभी समझाऊंगा मैं आपको। और जो लॉजिंग एंड बोर्डिंग है वो सब कुछ जो है एनपीसीआईएल ही आपको दे रहा है, तो उसमें भी आपको परेशान नहीं होना है ना। ये आपने सैलरी देख ली, ठीक है। ये इतना जो है आपको डियरनेस अलाउंस भी मिल रहा है, डीए, ठीक है। और ये आपकी पोस्ट रहेगी जब आप बन जाएंगे साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक। और ये सब बेनिफिट वगैरह है कि भाई लीव, ये दुनियादारी, मेडिकल चिल्ड्रन, ये तो बन गए तो मिल ही जाता है, ठीक है। उसमें आपको सुनना समझना, ये सब चीज़ें बेकार लगती मुझे ना, कि ये कोई सुने और समझे, है ना। लोन वगैरह तो पता है भाई, जब सेंट्रल नौकरी लग रही इतनी बड़ी तो क्या ये सब थोड़ी ना फिर देखा जाता है कि ये तो बच्चों वाली बात हो गई। चलिए भाई ठीक है, और अब यहाँ पर आ जाइए, बॉन्ड की बात करते हैं जो मुख्य है। तो बॉन्ड आपको दोस्तों दिख रहा है इतना है, और एटलीस्ट 3 ईयर तो आपको रहना ही पड़ेगा। अच्छा मैं ये जो बॉन्ड है ना इसका थोड़ा सा जानकारी देता हूँ आपको। इनने बोला है कि ये जो बॉन्ड आप भरेंगे हमारे साथ 3 साल का, तो इतना पैसा आपको देना है, तो आपको पता है नो थर्ड पार्टी श्योरिटी इज रिक्वायर्ड, कोई भी श्योरिटी नहीं चाहिए,
नहीं, बॉन्ड अमाउंट कंप्राइजेज ऑफ 12 मंथ्स स्टाइपेंड, दैट इज, अभी जो बॉन्ड अमाउंट है 12 महीने के स्टाइपेंड से कंप्राइज है। कैसे? हर महीने आपको मिलेंगे 55,000 रुपये, समझ गए आप सभी के सभी। और अब इसको 12 से इंटू कर दोगे, ठीक है, तो आ जाओगे आप कितने, यहाँ से 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, ये आ गया आपके पास, ठीक है, और 1 2 3 ये हो गया। अब इनने कहा है कि प्लस हम दे रहे हैं वन टाइम बुक अलाउंस, तो भाई इसी में आप 18,000 जोड़ दो, ठीक है, तो 6 7 8 कितना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, समझ गए। यानी कि कहने का मतलब है कि जितना आप बॉन्ड भर रहे हो ना उतना तो आपका एक साल में आ गया है ना, क्योंकि बॉन्ड अमाउंट कंप्राइज ऑफ सिर्फ 12 मंथ का स्टाइपेंड के बराबर ही है जो बॉन्ड है अमाउंट का, ठीक है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि एक साल आप कई लोग को लगता है सर एक साल में मिल गया अब मैं निकल जाऊंगा, अरे पगला, फिर मतलब क्या हुआ, फिर दिया ही क्यों इतने पैसे जब इतने ही वापस लेने, तो एक साल अपना वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं। और वो कुछ देंगे भी नहीं सर्टिफिकेट, क्योंकि 3 साल तो वहीं रहना, और फिर सेंट्रल नौकरी कौन छोड़ता है, तो खैर कहने की बात है, इनको भी सब लिखने की जरूरत नहीं, कोई छोड़ के नहीं जाता इनको, ठीक है। तो याद रखना है 3 साल का आपका बॉन्ड भी है यहाँ पर, है ना, ये लिखा है ना, सिलेक्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट, उनके साथ एक एग्रीमेंट होगा, अ पर्सनल इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर रुपीज इतना, ठीक है। और बॉन्ड अमाउंट कंप्राइज ऑफ, और ये फिर बता दिया उन्होंने कि एक साल के बराबर है आपका सब मिला करके। सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों मैंने बता दिया, पर्सनल इंटरव्यू पर होगा, है ना, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन बनेगा। और पर्सनल इंटरव्यू में आने से पहले यहाँ पर शॉर्टलिस्ट तो होना पड़ेगा ना पर्सनल इंटरव्यू देने के लिए भी, तो वो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, गेट के स्कोर कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए साहब आगे चलते हैं। और ये देखो 2019 वाले या उससे पहले वाले जो है वो शैल नॉट बी इंटरटेन, उनको नहीं देना है ये एग्जाम, सिर्फ यही लोग देख सकते हैं जो इक्वल वेटेज, और सबको इक्वल वेटेज मिलेगा, ये बता दो, ये मत सोचना कि 2020 का सर्वे है तो कोई मेरे को कम आंकेंगे, नहीं नहीं, सबके लिए इक्वल है, सबको बराबर आंखों से देखा जाएगा भाई। और डिसिप्लिन एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ शैल बी डिस्प्लेड ऑन, अच्छा अब याद रखना, अब आप डिसिप्लिन एंड मैकेनिकल और कैटेगरी वाइज यानी कि SC ST ये सब, तो ये पूरा कट ऑफ जो है ना ये पूरा प्रिपेयर हो जाएगा और वेबसाइट पर ये डाल देंगे, है ना। रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू शैल बी मेड अवेलेबल टू कैंडिडेट अंडर एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। जो एप्लीकेशन स्टेटस की जो लिंक है उसके थ्रू इस चीज को किया जाएगा, है ना। एक सेकेंड, चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक एप्लीकेशन ये जो है ना, यहाँ पर आप जब जब जाओगे भाई देखो आपकी आईडी तो बनी ही रहेगी, है ना, आपकी आईडी तो बनी ही रहेगी पूरी की पूरी। तो आपको क्या करना है, जब आपने एप्लीकेशन स्टेटस अपना भरा हुआ है उसको बार बार जाकर के चेक करना है, मैंने बताया ना 3 दिन का समय लगता है, उसके लिए बोला है उन्होंने, ठीक है। तो ये तो सबको पता है, खैर एक बार जब लॉगिन आईडी आ जाएगी, मैसेज हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो उसके बाद सब कुछ कर पाओगे आप, है ना। चलिए, और कहीं कोई दिक्कत रहे तो आप जैसा कि पता है आपको मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं सबका आंसर देता हूँ, बता ही दूंगा। अब देखिए इंटरव्यू डेट और टाइम और वेन्यू जो भी है ये सब चीज़ें आपको मेल और SMS से बताई जाएगी, क्योंकि इनके जो वेन्यू है ना वो 4 वेन्यू है, और मैं वेन्यू के बारे में अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ वेन्यू है, ठीक है। चलिए भैया आगे चलते हैं यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पे लिखा है कि फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन दी पर्सनल इंटरव्यू, सिर्फ इसी के माध्यम से होगा क्या परफॉर्मेंस आपने पर्सनल इंटरव्यू में दी है, और इसके साथ ही मेडिकल फिटनेस कैसी है, ठीक है, जो कि NPCIL ही करेगा उसकी, है ना। और नो वेटेज है भैया, गेट के स्कोर कार्ड को कोई वेटेज नहीं दिया जा रहा है फाइनल सिलेक्शन जब होगा उसमें। तो अब यहाँ पर सुनिए कि पर्सनल इंटरव्यू में कितने क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो 70% चाहिए, और अगर आप EWS SC ST OBC NCL PWBD आते हो तो 60% चाहिए, ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, और अच्छा अब जब सिलेक्ट हो जाओगे तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आएगा, ठीक है, तो वो भी कहाँ पर अवेलेबल होगा, इनकी साइट पर होगा, जहाँ पर आपको लॉगिन करके उसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, वही एक ही चीज़ है और कुछ नहीं, ठीक है। और ऑफर ऑफ ट्रेनीशिप भी, है ना, ये सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा, है ना। जब आपको ऑफर ऑफ ट्रेनीशिप मिल जाए, इस पॉइंट में ये लिखा है, तो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एक एक्सेप्टेंस फॉर्म जो होता है ना वो सबमिट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ट्रेनीशिप आप जो मुझे दे रहे हैं, है ना, वेदर दे वांट टू ज्वाइन। और इसमें क्या होता है एक्सेप्टेंस में कि मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया ये बताना होता है, तो एक फॉर्म आपको देना पड़ता है उनको रिटर्न में, तो वो वहीं होता है, ऑनलाइन ही सबमिट होता है सब कुछ, ऐसा नहीं कि अलग से कुछ लाना है ना। जब आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई हम आपको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपने सिलेक्ट कर लिया, तो अब आपको क्या है ये सिलेक्ट आप समझ रहे हो ना, ट्रेनिशिप कब है, ये पर्सनल इंटरव्यू निकाल लेने के बाद है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू में जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको मैसेज आएगा यू आर शॉर्ट लिस्टेड,
फिर अब आपको क्या करना है भाई, आपने इंटरव्यू दे दिया, आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आप पास हो गए इंटरव्यू में। अब आपको ट्रेनिशिप चाहिए, तो अब आपको ट्रेनिशिप ज्वाइन करनी की नहीं करनी है, उसका एक फॉर्म आएगा, तो पहले लॉग इन करना है वहाँ पर, तो हाँ या ना में जवाब देना है कि हाँ मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसा। चलिए भाई एक सेकंड, और यहाँ अब देखिए ब्रेकिंग प्रिंसिपल मैंने बता दिया कि कैसे कैसे होगा, मालूम है ना, पर्सनल इंटरव्यू में बराबर नंबर आ जाए तो गेट स्कोर कार्ड में बराबर आ जाए तो एज किसकी ज़्यादा वो देखते हैं, ठीक है। और इसको भी हटा दो अभी। और ये देखो वेट लिस्ट विल, अब जो वेटिंग लिस्ट बनती है, कई बार वेटिंग लिस्ट बनती है, तो वेटिंग लिस्ट की जो वैलिडिटी है वो 17 अगस्त तक की। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि जो वैकेंसी अभी हुई और भर गई, अगर किसी की वजह से खाली होती है, कोई बंदा छोड़ के चला जाता है बीच में, तो वैकेंसी खाली है, तो तब यहाँ पे वेट लिस्ट का इस्तेमाल आता है। तो अब इसकी वैलिडिटी इसीलिए इतनी रखी गई है 17 अगस्त, तो जिसको छोड़ना होगा पहले ही छोड़ देगा, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि इंटरव्यू जो होगा आपका वो 13 से 25 जून के लिए होगा, तो याद रखना दोस्तों, अभी चल रहा है अप्रैल, फिर आएगा मई, और ये जून आ गया, मतलब कोई टाइम नहीं है, तो प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर लो। 13 से 25 जून के बीच में होना। 4 वेन्यू है इनके जहाँ ये पेपर हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ है वो वेन्यू, ये देखो यहाँ दिखेगा तुमको, मुंबई है ना, मुंबई में कौन सा है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन एक है ना, और काइगा जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। तो इनमें से किसी एक में आपका वेन्यू मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मुंबई, नरोरा, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है ना, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, काइगा जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। मुंबई अलग, नरोरा अलग, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन अलग, और काइगा जनरेटिंग, क्योंकि इनने 4 वेन्यूज लिखे हैं, विज यानी ये वाले हैं, ठीक है। और 13 से 25 जून को होना है। तो भैया ये है कि तुरंत ही सब कुछ होगा, तो अपनी वेबसाइट्स वगैरह आपको चेक करना है, आप चिंता मत करो, मैं करूंगा, आपको खुद ही बताऊंगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू इंडिकेट प्रेफरेंस ऑफ वेन्यू, तो भाई जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे ना, तो आपको वहीं पे वेन्यू पूछ लिया जाएगा, तो ठीक है, तो वेन्यू की भी जानकारी वहीं दोगे, किस रिएक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, हैवी या लाइट, उसकी भी जानकारी वहीं पर दे दोगे, समझ गए, सब आपको वहाँ पर जानकारी दे देनी है, ठीक है। चलिए अब डॉक्यूमेंट देखो भाई, जब आप बनी बात है पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाओगे दोस्तों, तो पर्सनल इंटरव्यू के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने सारे डॉक्यूमेंट ले आना, और साथ में इन्हीं डॉक्यूमेंट की एक पूरी फोटोकॉपी का बंच तैयार कर लेना, है ना। मतलब एक एक डॉक्यूमेंट जैसे डिग्री, 10th 12th है ना, गेट स्कोर कार्ड, सबका एक फोटोकॉपी बना लेना, सेल्फ अटेस्टेड, है ना, उसको खुद सब भी फोटोकॉपी में खुद के साइन होना, और ऐसा पिन कर देना, ठीक है। तो वो भी लेके जाना, और ऐसे 2-3 सेट बना लेना, अपने पास रखे रहना, ठीक है। तो वहां पर ओरिजिनल भी जाएंगे, उनके फोटोकॉपीज भी जाएंगे, फोटोकॉपीज आपके सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे, ठीक है। और साथ में पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका। चलिए एंड देखो, मान लो कि कोई बच्चा अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर नहीं दिखाता है, तो उसको पहले ही भगा देंगे, और दूसरा उस भगाने के बाद भी उसको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है। इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो आपको ये टू एंड फ्रो का टिकट दे रहे हैं भाई, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ का अब क्या क्या लगना वो सुन लीजिए, डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ आपको। 10th की मार्कशीट लेके जाना, ठीक है। क्वालिफिकेशन में अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो एक तो मार्कशीट हो गई, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट लेके चले जाना, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री है तो वो लेके चले जाना, फाइनल प्रोविजनल डिग्री होगी, अगर पास हो गए होगे तो प्रोविजनल डिग्री मिल गई होगी तो वो लेके चले जाना, ठीक है। और अगर आप फाइनल क्या कहना चाहिए, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर है तो लेकर के जाना है, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, अगर है तो, नहीं है तो प्रोविजनल लेकर के चले जाना, प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो लेके चले जाना। और जिनको अब देखो, जिनको कई लोग आजकल सीजीपीए और एसजीपीए का जमाना है, आपको क्या करना है कि इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस भी तहत फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी ने, तो वहाँ से उसका एक सर्टिफिकेट ले लेना है, जिसमें हेडमास्टर ये लिखेंगे कि हमने इस फॉर्मूले के तहत इसके सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तभी एप्लीकेशन में उसे भरना, तो ये भी सर्टिफिकेट वहाँ लेके पहुँचना है। ये उनके लिए जिनका सीजीपीए एसजीपीए में, और जिनके परसेंटेज में मार्क्स थे उनको दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि 20 21 22 है, सीजीपीए वगैरह ही चला है, तो बदल लीजिएगा, इसीलिए पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए, और बाकी हाँ, गेट और एडमिट कार्ड, गेट के स्कोर कार्ड है ना, देखिए स्कोर कार्ड ओरिजिनल लेकर के जाओगे, एडमिट कार्ड भी ओरिजिनल लेकर के जाओगे, और उनकी फोटोकॉपी भी एक एक तैयार याद रखना सर, है ना। गेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना, और ध्यान सुन लीजिए, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरने वाले हैं ना, ये गेट के ही रजिस्ट्रेशन नंबर से भरना है, आपको ये भी बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर से ही भरोगे आप इसका फॉर्म ऑनलाइन वाला, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए
तो रजिस्ट्रेशन नंबर का भी मतलब ये गेट आपने ये वाला दिया तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी फोटोकॉपी, उसका एडमिट कार्ड, उसकी फोटोकॉपी, उसका स्कोर कार्ड, उसकी फोटोकॉपी और इन सब के ये ओरिजिनल सब लेकर के जाओगे आप, ओरिजिनल विद फोटोकॉपी और फोटोकॉपी अटेस्टेड रहेंगी आपकी। ठीक है। अगर कोई बंदा पहले से किसी गवर्नमेंट ऑफिस में और वो इसके लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ला करके देना पड़ेगा। ठीक है। और एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट लेगा, तो खैर तो आपको पता है हम जिसमें से भी आते हैं वो होता है। अब देखो यहाँ पर एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर फॉर्मेट किस में होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले में। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बता दूं भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही फॉर्मेट में चलेगा और ये वैलिड होगा, वैलिड फॉर द ईयर 2022-2023। ठीक है, उसके हिसाब से होना चाहिए। ओबीसी वाले को बता देता हूं कि 1 अप्रैल 2022 है ना, आपका जो इशू ऑन और आफ्टर, कहने का मतलब है या तो इस दिन आपका इशू हुआ हो सर्टिफिकेट, अगर है तो उसे रिन्यू करवा लेना, रिन्यू करवा लेना, है ना। क्योंकि इनने बोल दिया है कि 1 अप्रैल 2022 का होना चाहिए या तो इसके बाद का होना चाहिए। इससे पहले का अगर आपको सर्टिफिकेट में डेट डली है ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रिन्यू करवा लीजिएगा उसको, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नॉन क्रीमी लेयर वाले और डिसेबिलिटी वाले उनको भी ध्यान रखना है कि आपको भैया जो मेडिकल बोर्ड होता है वो सर्टिफिकेट देता है आपकी डिसेबिलिटी का, जिसमें सब कुछ प्रमाण रहता है कि किस बात का विजुअली इम्पेयर्ड है कि क्या है, वो सब होता है। ठीक है। और ट्रैवलिंग अलाउंस मैंने बता दिया दोस्तों, ये 3rd AC तक का आपको दे देंगे, टू एंड फ्रो जो भी शॉर्टेस्ट रूट होगा उसका। ठीक है, तो उसकी भी चिंता आप मत करिए, लेकिन वो तभी होगा जब आप ओरिजिनल टिकट उनके सामने वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ इन्होंने लिखी है टू द करस्पॉन्डेंस एड्रेस इंडिकेटेड। अब ये कैसे एड्रेस देखेंगे भाई कि शॉर्टेस्ट रूट है कि नहीं, ये क्या करेंगे, आपका आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना एड्रेस तो भरा ही होगा, तो उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि आपके लिए क्या शॉर्टेस्ट रूट है, तो वहाँ से आपकी टिकटिंग की जाएगी, है ना, जो कि लेस होगा। खैर वो हमारा फंडा नहीं है, वो तो देखो वो उनका मामला है, आपको तो ओरिजिनल टिकट संभाल के रखनी है, वो आपको दे देंगे जो भी बन पड़ेगा। ठीक है, टू एंड फ्रो दोनों है, आने जाने का दोनों को देंगे और ये सबको दे रहे हैं, किसी एक को नहीं। और लैंग्वेज में इंटरव्यू में कई लोग पूछते सर हिंदी में देना इंग्लिश में, तो आपके पास चॉइस है, आप हिंदी में भी दे सकते हैं और आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास चॉइस है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए। मेडिकल फिटनेस भैया ये NPCIL आपका मेडिकल लेगा, उसके हिसाब से आपका काम बनेगा। यानी पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिकल फिटनेस, है ना, जब ये दोनों हो जाएंगे तो भी आप अंदर जा पाएंगे। ठीक है। और भाई ट्रेनिशिप का ऑफर मैंने बता दिया आपको मिलेगा, है ना, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग है, उसके बाद फिर आपका प्रोबेशन पीरियड है। ठीक है, ट्रेनिंग का मतलब होता है सिखाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको प्रोबेशन पीरियड में डाल देंगे। प्रोबेशन पहले सिखाया, अब देखेंगे, जब अच्छा काम किया तो परमानेंट, बात करते हैं। ठीक है, चलिए। प्रोबेशनरी का मतलब ही होता है देख रहे हैं हम। अब कैसे अप्लाई करना है, बहुत ध्यान सुनिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बहुत प्यार से सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड फॉर गेट 2020 का या 2021 का या 2000 का। ठीक है, तो जो एडमिट कार्ड में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है गेट के, है ना, एज द केस में बी इशूड बाय गेट अथॉरिटी हैज टू बी यूज्ड बाय फॉर अप्लाइंग इन, तो इन्हीं को यूज करना है आपको अप्लाई करने के लिए एनपीआई सेल में। कैंडिडेट नीड टू इंश्योर दैट दे फिल अप द गेट रजिस्ट्रेशन नंबर करेक्टली। आपको इंश्योर होना है कि आपने गेट रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही भरा हो एंड अप्लाई फॉर द रेलेवेंट डिसिप्लिन, और अपने डिसिप्लिन में अप्लाई करिए ऑनलाइन फॉर्म में। रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, अगर करेक्शन के लिए जो भी आप बोलेंगे तो वो वहाँ पे मना कर देंगे, ना आपका डिसिप्लिन चेंज करेंगे अगर एक बार गलत भर दिया, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर गेट का गलत भर दिया तो भी वो चेंज नहीं करेंगे, तो इसको ध्यान रखना है आपको। कोई भी हार्ड कॉपी या डॉक्यूमेंट इनको नहीं भेजना है ना, एप्लीकेशन कुछ भी नहीं भेजना है, हार्ड कॉपी इनको भेजना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। सब सब जो है आपको लेकर के जाना है, एक बार फॉर्म भर जाए तो लेकर के जाइएगा। ठीक है, फोटोकॉपी के साथ, ओरिजिनल के साथ, सारी चीज़ें मैंने बता दी क्या क्या लेके जाना है, एक बार वीडियो को और अच्छे से सुन लेना। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अप्लाई करने के लिए कि भाई अप्लाइंग कैंडिडेट्स को कि किस तरह से अप्लाई करना है, क्या है ना, मतलब। तो भाई यहाँ पर देखो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिख के रखा है पहले से, क्या है, ये है इंपॉर्टेंट। इट इज़ मैंडेटरी टू पुट इन ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सच एज, जैसे कि गेट का भाई क्या क्या अच्छे से रखना वो सुन लीजिए। गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छे से रखिए अपने पास, है ना, गेट का एडमिट कार्ड अच्छे से रखिए, ये सब लेकर के भी जाना। पता है आपको क्वालिफाइंग डिग्री जो भी डिटेल्स हैं वो पूरी की पूरी, एक्सपीरियंस कुछ है अगर तो वो भी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, है ना, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ। ठीक है। अब इसके अलावा भाई ये जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फोटोज़ भी तो लगेंगी, सॉफ्ट कॉपी, तो फोटो और सिग्नेचर भी करके रख लेना। फोटो आपकी होनी चाहिए 20 से 50 केबी के बीच में, ये देखो यहाँ पे लिखी हुई ये चीज़ है। फोटोग्राफ आपकी कितनी होनी चाहिए, 10 केबी से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सिग्नेचर आपका 20 केबी तक होना चाहिए। ठीक है, मतलब 10 केबी से 20 केबी के बीच में रहना चाहिए आपका सिग्नेचर। ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो और ये सब के सब जेपीजी फॉर्मेट में होंगे।
और MS पेंट में बड़े आराम से हो जाता है। थोड़ा बहुत अगर आप चलाना जानते हो तो बिल्कुल कुछ नहीं है। उस फोटो को राइट क्लिक करके ओपन विथ करो, ओपन विथ करके पेंट में जाओ, ओपन विथ करके पेंट में जाना, अपने आप वो फोटो दिख जाएगी। और यहाँ ना पेंट के पास यहाँ पे रहता है रीसाइज, रीसाइज को क्लिक करना है ना, अपने आप आपको सब समझ में आ जाएगा, फिर वो JPG में ही कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए भाई, और यहाँ पर अब वीडियो के लास्ट में आ गए हैं अपन। अच्छा, अब देखिए ये जो है द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ देता हूँ कि क्या क्या स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पर देख लो, स्टेप 1 इन्होंने ये कहा है, द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इन्फॉर्मेशन सच एज गेट, मालूम है ना, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर से ही भरना है आपको, है ना, जो कि आपके गेट के एडमिट कार्ड में दिया होगा। ठीक है, फिर आपको अपने गेट कार्ड के हिसाब से डिसिप्लिन भरना है, उसमें जो नाम लिखा है वो भरना है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब 10th के हिसाब से भी चलेगा, मालूम है ना, 10th में सब मैच होना चाहिए। आपकी कैटेगरी, आपका ईमेल, मोबाइल नंबर, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका डिटेल, और अदर कोई ऐसी डिटेल है वो रख दिया एप्लीकेबल। ठीक है, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेज, जैसे ये स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे इतना भर दिया आपने। ठीक है, आपको एक, क्योंकि मोबाइल नंबर दिया है आपने यहाँ पे, ठीक है, और ईमेल दिया, तो आपको एक एक्टिवेशन लिंक जो है ना वो भेजी जाएगी। एक्टिवेशन ये मतलब एक लिंक आएगी। ठीक है, आप अपने, अब आप ये अपना मेल खोला, जीमेल में गए तो वहाँ पे एक लिंक पड़ी हुई है ना, तो क्या करना है, उस लिंक को क्लिक कर देना। ठीक है, लिंक को जैसे ही क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा जहां पर लिखा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक एट टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑन अ वेब पेज फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान सुनिए। इनने ये बोला कि एक एक्टिवेशन लिंक आपको भेज जाएगी, है ना, तो आपको क्या करना है, जो मैं लिंक दे रहा हूँ आपको तो वहां जाना है, आपको तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने वो जो लिंक आपको बताई है ना वो ये रही। ठीक है, ये रही, है ना, तो इसमें आप जाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है वैसे भी। चलिए, वो तो अभी 13 तारीख, अभी 10 बजने दो, वो खुद ही एक्टिवेट हो जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, तो क्लिक ऑन अप्लाई पे कर देना, है ना, ये काम हो जाएगा आपका। फिर सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में ये बोला कि द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द अकाउंट बाय क्लिकिंग, तो आपको जो अपना अकाउंट है उसको एक्टिवेट कर लेना है ना, क्लिकिंग द एक्टिवेशन लिंक, है ना, जो भी एक्टिवेशन लिंक है उस पर क्लिक करके अपना एक्टिव कर लेना। ठीक है, ये स्टेप 1 पूरी हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे ये पूरी होगी। अब देखो, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस एक्टिवेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो कैंडिडेट कैन लॉग इन। अब क्या हुआ, ये स्टेप 1 से क्या होता है दोस्तों, हमारे पास एक आईडी आ जाती है और एक पासवर्ड आ जाता है, इसको लेकर के हमें वापस से वेबसाइट में जाना होता है ना। और अब जब वेबसाइट में जाओगे, अब आपको भरना है अपने एजुकेशनल डिटेल। अभी तो आपने सिर्फ नाम, पता, नाम और ईमेल भरा था, गेट का स्कोर कार्ड, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भरा था। ठीक है, अब भरोगे आप एजुकेशनल डिटेल अच्छे से, अपनी डिटेल पूरी 10th 12th जो भी भरते हैं ना वो सारा कुछ इसमें भर दोगे आप। ठीक है, वर्क, ये देखो लिखा है ना पूरा का पूरा, ये भर दिया आपने। ठीक है, और उसमें क्या क्या भरना है वो ये सब है। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े पॉपअप ऊपर रहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें लिखा होगा पोस्ट क्वालिफिकेशन, इसमें लिखा होगा पर्सनल डिटेल। तो आप जिसको जिसको क्लिक करते जाओगे तो वो पेज, इसका पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये सब साइड में चिपके रहेंगे, देखा होगा आपने। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म जब भरोगे सब मिल जाएगा, तो इसको क्लिक करना तो इसको भर देना, इसको क्लिक करना, इसको भर देना, इसको क्लिक करना, इसको करना, ऐसे करते करते पूरा। फिर एक आएगा यहाँ पर अपलोड फोटो सिग्नेचर, फिर एक लास्ट वाला रहेगा। फिर जब ये पूरा अपलोड कर दोगे तो लास्ट में ऑप्शन आएगा सबमिट एप्लीकेशन, बस बात खत्म, सबमिट हो गई फिर तो। ठीक है, वही सारी यहाँ पे लिखी हुई है। उन्होंने ये बताया कि भाई प्रोसीड टू सेव, नेक्स्ट स्टेप करते चले आना, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, और अब आता है आपका कहाँ चला गया ये, हाँ, अब बारी आती है दोस्तों फीस की। स्टेप 4 जो है आपका, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, है ना, तो एप्लीकेशन फ़ी आपको भरनी है। तो जैसे ही फॉर्म सबमिट कर दोगे तो ये खुल जाएगा स्टेट बैंक कलेक्ट लिंक, स्टेट बैंक कलेक्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, वेबसाइट पर, और या तो फिर आप इससे भी जाकर के कर सकते हो, वेबसाइट की इस वाली बॉक्स से भी, पर ठीक है वो नहीं, है ना, उस पर क्लिक करना, एक चेक बॉक्स आएगा, उसको क्लिक टिक ऐसे करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना, है ना। फिर अपना राज्य चुनना, राज्य जो चुनना है वो याद रखिए महाराष्ट्र रहेगा, पहले बता दिया इन्होंने, है ना। कौन से कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूट है, तो जब आपसे पूछा जाए टाइप कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट तो एज अदर्स, तो अदर्स पे क्लिक कर देना और उस पर लिख देना NPCIL, मतलब NPCIL को टच करना है आपको। फिर सबमिट कर देना, फिर पेमेंट सेलेक्ट करना, फिर एक ऐसा कुछ लिखा मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, इसको क्लिक करना, फिर सीधे आपको फॉर्म भरने को मिल जाएगा। और मालूम है आपको कि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को कोई फीस ही नहीं है। ठीक है, आप जनरल के सिर्फ लड़के, OBC के लड़के, EWS के लड़के, मैंने बता दिया ना 500 रुपये देने हैं भाई आपको, बाकी किसी को, लड़कों को ही है सिर्फ। और पेमेंट जो है 3 वर्किंग डे में अपडेट होगा, तो इसलिए परेशान मत होना कि सर फीस तो कट गई लेकिन वहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इनने साफ साफ लिखा है 3 वर्किंग डे, यहाँ पर देख लो आप, डार्क करके लिख दिया है। ठीक है, लिखो, लिखा है क्या, प्लीज नोट दैट इट मे टेक अप टू 3 वर्किंग डेज टू अपडेट द डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन फी।
मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे जो कह रहा था। तो ये मत सोचिएगा कि तुरंत कट गया सर, लेकिन वहाँ शो नहीं हो रहा है। 3 डे है तो शो हो जाएगा, ठीक है। आपको बस चेक करना है इसको ना, ये यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फी पेमेंट डिटेल्स लिंक, है ना। तो फॉर्म भर दिया ना, तो ये मत सोचिए सर फॉर्म हो गया अब क्या करना है, तो वापस जाइए, वो चेक करना ही है आपको। हर 2 घंटे में, 3 घंटे में, या अगले दिन जाके चेक करना, वो अपडेट हो सकता है। 3 दिन के अंदर बोला है ना, 3 दिन के अंदर। अच्छा याद रखिए, कहीं आपने अगर सैटरडे को फॉर्म भरा है तो इनमें वर्किंग डे, सरकार का वर्किंग डे इंक्लूड होता है, तो सरकार के वर्किंग डे में संडे नहीं आता है। तो ये मत सोचो सर संडे गया, सैटरडे गया, मंडे तक तो अपडेट हो जाना था, तो नहीं, संडे मत गिनो, अब गिनो मंडे, फिर गिनो ट्यूसडे, फिर गिनो वेडनेसडे। तो जो वर्किंग, अब इसमें कोई सरकारी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा हुआ तो भी वो नहीं। तो वर्किंग डे का मतलब सरकार के काम करने के दिन से होता है, छुट्टी को काउंट नहीं करते। तो कई लोगों को तो हफ्ते भी लग जाते हैं अगर बीच में कुछ छुट्टी पड़ जाए तो। चलिए, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, पूरा जब हो जाएगा, देखिए आपका एप्लीकेशन प्रिंट ही तभी होगा, देखो लिखा ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। जब आपको रुकना होगा, पूरा पेमेंट जब वेरीफाई हो जाएगा 3 दिन के बाद और उसमें फाइनल सबमिशन लिखा होगा, तभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को व्यू या प्रिंट कर पाओगे, और प्रिंट करके उसे फिर लेकर के आ पाओगे, ठीक है। और पेमेंट आपको 13 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में कर लेनी है पूरी की पूरी, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड ओनली आफ्टर ऑल द अबव मेंशन्ड एप्लीकेबल स्टेप्स आर कंप्लीटेड। जब सारी हो जाएंगी तभी कंप्लीट माना जाएगा, है ना। और अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड सब संभाल के रखना, क्योंकि इसी से बार बार लॉगिन करोगे आप उसमें। चलिए, है ना। और यहाँ पर एप्लीकेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू मेल एसएमएस से बताया जाएगा। देखिए आप जैसे ही शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, वो आपके मेल या एसएमएस में ही आएगा, है ना। तो उसके लिए परेशान नहीं होना। और ये डाउनलोड कैसे करोगे, वही लॉगिन किया और डाउनलोड कर लिया, तो ये तो बात की बात है। पहले तो फॉर्म भरिए आप सही से, ठीक है। और ये 4 स्टेप है भैया, रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन, अपनी सारी चीज़ें सबमिट कर दी, फीस पे कर दी, तो वही हम बात कर रहे थे अभी तक। चलिए, और कोई कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा आप, है ना। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर पर्सनल इंटरव्यू, अब देखिए क्या क्या लेकर के जाना जब पर्सनल इंटरव्यू हो, तो भाई फोटो आइडेंटिटी लेकर के जाना, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी एक इसमें से, आधार वाधार जो भी हो। एक क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए इंटरव्यू कॉल लेटर, मालूम है ना, अगर आपको मैसेज आ जाए कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, भाई आपका गेट स्कोर कार्ड इतना अच्छा लगा उनको कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, तो इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड करना है, इसको लेकर के भी जाना और इसका फोटोकॉपी भी करा लेना, याद रखना, है ना। और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा था उसका भी प्रिंट लेकर के जाना, उसकी भी फोटोकॉपी निकाल लेना। और देखो एक बोला ना, एक सेट पूरा सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज का, सर्टिफिकेट का, सबका, सपोर्ट का, ग्रेजुएशन का, सब कुछ, गेट वेट सब, डेट ऑफ बर्थ, दुनियादारी जितनी भी, सब कुछ, और साथ में ओरिजिनल भी लेके जाना है ना। और यहाँ लिखा है ना सेल्फ अटेस्टेड, फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करना, ओरिजिनल लेकर के सारे चले आना। और ओरिजिनल में सब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस, इंटरव्यू, सब सब जितना है सब लेके जाना। और ये तो बता दिया कि 18 साल से ऊपर कोई इंडियन है वही अप्लाई कर सकता है, फाइनल सेमेस्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए आए, शॉर्टलिस्ट हो जाए, तो उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर के आना अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का जहाँ वो पढ़ रहे हैं, अभी फाइनल ईयर में है ना, क्योंकि। और इंटरव्यू कॉल लेटर विल नॉट बी कंसिडर्ड इफ द एप्लीकेशन फी हैज़ नॉट बीन पेड, है ना। इंटरव्यू कॉल लेटर कंसिडर नहीं किया जाएगा, उस बंदे को नहीं भेजेंगे जिसकी एप्लीकेशन फी सबमिट नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए गेट निकालने के बाद भी बड़ी समस्याएं रहती है, ठीक है। बाकी सब कुछ नहीं पढ़ना दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बता दिया फॉर वेरिफिकेशन एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आर एज डिटेल्ड इन द एडवर्टाइजमेंट अलॉन्ग विद द ड्यूली साइंड हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एट द टाइम। ये तो बार बार आप सुन चुके हो, देख रहे हो, ये बार बार बोल ही रहे हैं, ठीक है, कि ये सब लेकर के जाना। अब देखिए मल्टीपल एप्लीकेशन, अगर आपने अपने गेट के रजिस्ट्रेशन से, जो आपके एडमिट कार्ड में था जिसके थ्रू आप ये फॉर्म भर रहे हो, अगर आपने उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से कई सारे फॉर्म भरे, है ना, आपको लगा मैं इसके लिए इसके लिए इसके लिए, तो याद रखिए मल्टीपल फॉर्म मत भरना, तो रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, मान लो किसी ने 2 भर दी तो लास्ट वाले को कंसिडर करेंगे, ऊपर वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी दिक्कत मत करना। और कोई भी दिक्कत हुई अगर, तो इसका लीगल, जहाँ पे आप इसके खिलाफ कुछ भी क्या कहना चाहिए, याचिका दायर करना चाहते हो, मुंबई में कर सकते हैं, ठीक है। और कैंडिडेट्स में सबमिट देयर क्वेरीज बाई कॉन्टैक्ट, एक लिंक होती है इनकी साइट पे, उस पर जाकर के आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ये फॉर्म खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, जैसी भी लगी हो। और चिंता मत करिए, देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट पे ये पूरा डिटेल में बता के क्यों परेशान होता हूँ दोस्तों, है ना। देखिए ये नोटिफिकेशन देख रहा है आप, जिस दिन आया मैंने उसी दिन बताया, ठीक है, यही काम है मेरा, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये जो सब्सक्राइब और बेल आइकन वाले फीचर्स होते हैं, ये आपके लिए होते हैं। इसका रीज़न मैंने बता दिया दोस्तों, ये कोई हो हल्ला नहीं है, ये इसलिए होता है कोई यूट्यूब चैनल आपको लगता है छूटे नहीं। भाई सीधी सी बात है, अगर आज मैंने वीडियो बना, आप सोचो किसी को मैं पेमेंट के बारे में इसकी जानकारी नहीं दूँ,
है ना, कि 3 दिन लगते हैं। तो सोचो जरा, वो अगर वो 28 तारीख को मेरा वीडियो देखेगा तो क्या मतलब रहेगा। इसीलिए दोस्तों सब्सक्राइब और ये जो चीजें होती है ना, ये आपके लिए कि आपको उनको सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रखना है जिनका आपको लगता है वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए यही बात है, छोटी छोटी चीजें। अब यही बात कोई मेरा वीडियो, अब देखना आप, कई लोग ऐसे होंगे जो वीडियो मेरा 27 या 26 को देखेंगे, उनको मिलेगा क्योंकि सब्सक्राइब और नहीं बेल आइकन नहीं है, सिर्फ देख करके निकल गए थे। तो जो देख करके निकल जाएंगे, ये फीचर आपको क्या लगता है मजाक थोड़ी है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब कोई फीचर बनाता है तो वो ये ध्यान रखता है कि यार ये प्रॉब्लम आई थी, तो ये प्रॉब्लम आई थी तभी तो ये फीचर बनाया गया, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाए। आपके दिमाग में कुछ ऐसा फीड है या जो भी है, मैं नहीं जानता, है ना, आपने इस चीज़ का गलत फायदा उठाया, है ना। ये देखिए ये फीचर्स है दोस्तों, ये कुछ नहीं ले रहा, ये तो आपके लिए बनाया होगा ना, बनी बात है ना। हम तो जानकारी देने वाले लोग हैं भैया, आपको कोई डाउट होगा तो मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ, और चिंता मत करो, नोटिफिकेशन पढ़ाने के बाद ऐसा नहीं कि छोड़ देता हूँ मैं, इसका कुछ भी अपडेट आएगा साइट पे तो मैं बैठा हूँ आपके लिए, आप चिंता मत करो। तो अब बात है कि मैं जो भी अपडेट लाऊंगा तो उसके लिए अगर आपने ये किया ही नहीं है ना, ये फीचर्स का इस्तेमाल आपने किया नहीं है, तो आपको कैसे वो चीज़ मिलेगी। मान लो कोई अचानक अपडेट आ जाए, पोस्ट बढ़ जाए, ये पोस्टपोन हो जाए, अब आप तैयारी में लग गए हो, है ना, इस बीच में कोई दूसरी एग्जाम आई और मैंने उसकी जानकारी दी, अब आप सब्सक्राइब नहीं हो, बेल आइकन नहीं प्रेस है, तो बस हो गया भैया, छूट जाएगी चीज़ें। क्या पता एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बस इस तरह की चीज़ों के लिए आपको इसको ध्यान रखना है, बाकी और कोई बात नहीं है दोस्तों, है ना। ये मेरे अपने लिए नहीं है, ये सब आपके लिए है, ठीक है। मेरा तो सिर्फ इतना है, मैंने बता दिया, अपना मोटिव क्लियर है, बेरोजगारी मुझे मिटानी है। और बेरोजगारी की एक वजह मैं जो मानता हूँ वो ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना। ये ना पता होना कि कितनी सारी जॉब है, क्योंकि मैं आपका ध्यान ना एसएससी से हट के, है ना, गेट स्कोर कार्ड लेकर के तो बैठे हैं, एमटेक ये सब करने से दूर लेकर के, जॉब जॉब मतलब भाई एक सैलरी आपके पास आ रही हो, इससे मतलब है। और मुझे भी लगता है कि आपको इसी से मतलब है। बड़ी पढ़ाई क्यों की थी, इतनी बड़ी डिग्री क्यों ली थी, एक दिन कमाने के लिए ना, पेट भरने के लिए ना, माता पिता अपना खुद का परिवार का। और अगर सारी डिग्रियां हैं और फिर भी नहीं है तो मतलब क्या दोस्तों, फिर तो आप उन्हीं की तरह मूर्ख बन रहे हो जो आपको एसएससी की बम्पर वैकेंसी, है ना, आईबीपीएस पीओ की बम्पर वैकेंसी, क्लर्क की बम्पर वैकेंसी, बस इसी में आप कोचिंगों में ठुसे हुए हो और आप परेशान हो, जबकि जॉब्स की जो अवेयरनेस नहीं है उस कारण से आपके पास जॉब नहीं है, ना कि इस वजह से कि आप कम पढ़े लिखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो जुड़े रहिए मुझसे, बहुत सारी जानकारी मैं दूंगा यहाँ पे। एक पोस्ट हो, 1000 पोस्ट हो, मैं कभी भी इनमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बंदा एक है तो वैकेंसी कितनी भी निकले, फाइट तो एक ही पे हो रही है। इसीलिए कभी भी ऐसे नहीं देखना चाहिए कि 1000 पोस्ट वाली जॉब निकली है या एक पोस्ट वाली निकली है। तुम तो ये देखो कि मैं तो एक अकेला लौती जान हूं, कुछ समय और जीना है मुझे, इससे पहले कुछ हो, चलो कुछ कर लेते हैं, माता पिता को खुश कर देते हैं। तो टाइम वेस्ट मत करिए, रेत सा समय है, कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। माता पिता की उम्र भी बढ़ती जा रही है, कुछ उन्हें करके दिखाइए, है ना। इन ढकोसलों मत पड़िए, बम्पर वैकेंसी, रोइए मत। ये जो रोते हैं ना लोग, ये जो रोना गाते रहते हैं दिन भर की, सर वैकेंसी नहीं है, अरे वैकेंसी बहुत आई भाई, मेरा यूट्यूब भरा पड़ा है, तुमने कितना देख लिया यार, तुम बस शिकार हो गए। तुमको करंट अफेयर सुनने, बेवजह के करंट अफेयर, यार कम ऑन यार, हद हो गई है ना। बना के रख दिया तुमने मजाक अपनी पूरी जिंदगी को। किसी ने बता दिया भाई कि मैं 1-1 घंटे के करंट अफेयर बना रहा हूँ, आप उन तरह के चैनल पे अपना टाइम वेस्ट कर। कम ऑन, आर यू किडिंग विद योर लाइफ। ऐसा कभी होता है कि पल पल के करंट अफेयर किसी एग्जाम में आ रहे हैं, आप रटे बैठे रहे। वर्ल्ड वॉर हो रहा है, आजकल लोगों ने नए नए यूट्यूब चैनल इस तरह से खोले कि भाई वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ है, वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों था, ये क्यों हुआ था। मैं किसी का नाम स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। कई चैनल तो पढ़ाई के लिए आए थे लेकिन न्यूज चैनल बन के रह गए, है ना। अब भाई जो एजुकेशनल चैनल थे वो न्यूज चैनल बन चुके हैं, अब वो न्यूज सुनाते हैं आपको आजकल, और आप बड़े चाव से सुनना चाहते हैं, आपको लगता है मेरा नॉलेज बढ़ रहा है। प्लीज यार, मूर्ख बन रहे हो, है ना। कोई कहीं नहीं पूछने वाला, आप जाओ पूछ लो जरा, नौकरी जिनकी लग गई उनको उनको फर्क भी पड़ रहा है, वो न्यूज पढ़ भी रहे कि उनको मतलब कुछ नहीं है, मस्त सैलरी उठा रहा है। उस बंदे ने एक बार ध्यान दिया, आपको कोर्स पता होना चाहिए, आपको पढ़ना क्या है, और कोर्स से पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे किस में जाना है, मेरा सिलेबस क्या है। बस मेरे भाई मैं इतना ही बोलूंगा, हर बार बोलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार अवेयर हो जाए यार, मैं बहुत भटकते देख लिया यार अपने स्टूडेंट्स को, सबको, ठीक है। मैंने इसीलिए चैनल शुरू किया, नाम ही रखा मैंने डिस्कशन विद मनोज। आइए मुझसे डिस्कस करिए, कोई समस्या है और मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब सिर्फ नौकरी, हम यहाँ पे सिर्फ लक्ष्य मेरा एक ही है, कैरियर, है ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और लड़कियों, तुम तो अगर मुझे सुन रही हो ना, तो मेरी बहनों तुमसे तो मेरी रिक्वेस्ट है, तुम तो सब्सक्राइब और बेल आइकन इसलिए प्रेस करो क्योंकि तुमको तो किसी भी हालत में उठना है। और मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैं सच में यहाँ पे हो हल्ला करने नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पर कोई मतलब नहीं सब्सक्राइबर्स और ये सब से। मेरा तो सिर्फ इतना मतलब है, मैंने वीडियो बनाया, तुम्हें मिल जाए, तुम उसका इस्तेमाल कर लो, दैट्स इट। तुम मुझे बस एक बार मैसेज डाल देना अगर कभी सिलेक्ट हो जाओ तो, कि सर आपके अभियान में हम भी शामिल हैं और हमने वो काम कर लिया जो आप चाह रहे थे, ठीक है।
हम सर आगे बढ़ गए, इंडिया ऐसे आगे बढ़ेगा। इतने बेरोजगार तैयारी के नाम पे बैठ जाते हो यार। ठीक है, बहुत हो गई तैयारी, अब एक्सक्यूज मत बनाओ, अब नौकरी ढूंढो, ठीक है प्लीज। तो बस दोस्तों, आपने भी सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। कैसी लगी बातें, जो भी है मुझे बताइए कमेंट करके जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित जरूर रहेगा और एक नौकरी जरूर लीजिएगा। जय हिंद।